Student, this is Pooja Bhosle here. In last lecture, we have studied our new topic or new subject, that is Indian economy, where you studied meaning of economy, then types of economy and classification of economies, which is given by World Bank. See, here is the data which you have already studied, है ना. According to this data, we lie in a second category, that is lower middle income group, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1036 से लेकर 4045 के बीच में की है, इसीलिए हम आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी ग्रुप में. So according to this data and these all things you studied, we can say that Indian economy is a developing economy, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1890 US डॉलर. सो आप बोल सकते हो कि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी ही है. सी, These are the characteristic of Indian economy as a developing economy. तो हम वन बाय वन ऑल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर स्टडी करेंगे. देखो, अभी तक आपने जो भी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली ये सब कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो आपको ये सब याद रखना होगा. सी, हियर इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, that is low per capita income. India has a low per capita income as compared to developed countries. जो developed countries की इकोनॉमी है या फिर उनका per capita income है वो obviously हमारे इनकम से बहुत ही ज़्यादा होगा. The per capita income of India in 2020 के डाटा में है ना, 2019 का है लेकिन जुलाई 2020 को हमें ये डाटा मिला है. सो वो है 1890, है ना. सो इस हिसाब से हम आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी में. अगर आप कुछ कंट्रीज़ को इग्नोर कर दोगे तो इंडिया एक लोवेस्ट कंट्री है इन पर कैपिटा इनकम में. ओके, सो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको. जो भी टॉप मोस्ट कंट्री है इन दिस ऑल डाटा वो है मोनाको. तो उनका पर कैपिटा इनकम है 1,85,000. सी, वो बहुत ही ज़्यादा है. उनके 1/4 से भी हम बहुत ही ज़्यादा कम पर कैपिटा इनकम अर्न कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही लो है. और जो डिफरेंस है लिविंग का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, वो भी बहुत ही ज़्यादा है ना. उनका बहुत ही स्टैंडर्ड है, हमारा बहुत ही लो दिखाई देगा. तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा. सी, हियर इज़ द सेकेंड वन, ऑक्यूपेशनल पैटर्न इज़ अ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग. हमारा जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसिंग, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे. अगर आप डेवलप कंट्रीज़ के साथ अपना कंपैरिजन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उनके यहाँ सर्विस सेक्टर जो कि ट्रेजरी सेक्टर माना जाता है और सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उन्हीं पे वो लोग डिपेंड करते हैं. लेकिन हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो अभी भी डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे. सी, इंडिया is a primary producing country, so as a very low proportion of working population is engaged in agriculture. In India in 2019, 42.39% of total working population was engaged in agriculture. सी, तो इस डाटा के हिसाब से हमारे पास 42% जो लोग थे वो एंगेज थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलने वाला इनकम कितना है तो 15.96%, जो कि बहुत ही कम दिखाई देगा आपको. देखो, जो भी एशियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे 2/3 टू मोर देन 4/5 ऑफ पॉपुलेशन अभी भी अर्न कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे. लेकिन अमेरिकन कंट्रीज़ में 2/3 टू 3/4 ऑफ पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. देखो, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो भी अमेरिकन कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो डिपेंड करती है अदर सेक्टर्स पे, लेकिन हम डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे. ये हमारा फर्स्ट सेक्टर है, ये हमारा बेसिक सेक्टर है जहाँ से हम अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं. देखो, अगर आप इनकम की बात करोगे तो हमारे पास भी सर्विस सेक्टर से ज़्यादा इनकम आता है, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एंगेज कर रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसिंग पर ही. See, here is the third characteristic, that is heavy population pressure. In 2010, the main problem in India is the high level of birth rate coupled with a falling level of death rate. हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है. इस वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती
रफ्तार पे ही आपको दिखाई देगा। देखो अभी अगर कुछ सालों से आप देखोगे तो बर्थ रेट कम हो रही है, लेकिन कि डेथ रेट जो है वो भी कम ही हो रही है। इस हिसाब से जो कि मरने वाले की जो भी संख्या है वो तो कम हो रही है, तो वेलफेयर के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉपुलेशन को आप देखोगे तो वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो ऑल डाटा को आप स्टडी करोगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेसेसिटेट्स अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो उसी हिसाब से आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनकी भी रेट बढ़नी चाहिए, लेकिन वो उतनी बढ़ नहीं पा रही है। इसीलिए हमारे पास जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो बहुत ही हेवी होता जा रहा है ऑन ए इकोनॉमी पर। ओके, क्योंकि आप ऑल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, जो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनको। हमारे पास जो भी शेल्टर है, क्लोथिंग है, एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो बेसिक थिंग्स है हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, क्योंकि हमारी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है जितनी की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है ना। सो ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। सी हियर इज़ द फोर्थ वन, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम आप देख रहे हैं वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि काफ़ी सालों से आपको दिखाई देगा। देखो ये काफ़ी सालों से चलता क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी सरप्लस लेबर हर साल हमारे पास अवेलेबल रहता है उनको हम नहीं दे पा रहे हैं उतना एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास डिफिशियंसी है ऑफ कैपिटल। इसीलिए हमारा जो भी एडिक्वेट होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, उतना अवेलेबल नहीं हो पाता। उस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज उतनी ग्रो नहीं कर पाती, एक्सपांड नहीं कर पाती जितनी की करनी चाहिए, है ना। सो देयर एग्जिस्ट डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। देखो ये तो हो गया हमारा अर्बन एरियाज़ का। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, या फिर विलेजेस होते हैं वहाँ पर सब लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनके पास उतना लैंड अवेलेबल नहीं हो पाता, है ना। जितना लैंड है उतने ही लैंड पे सबको क्या करना पड़ेगा, अपनी फार्मिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन लैंड नहीं बढ़ पाती, है ना। तो यही प्रेशराइज कर रहा है उस लैंड को, उस एरिया को हमेशा, क्योंकि उतना वहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाते, तो ये भी प्रेशराइज कर रहा है और वहाँ से हम उतनी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बना पा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यही प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड ट्रेशरी ऑक्यूपेशन इज़ नॉट एडिक्वेटली ग्रोइंग। देखो कि जितना भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ट्रेशरी सेक्टर है, उतना नहीं बढ़ पा रहा है। यानी कि इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर है, तो वो इतने नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है एंड सेम यही हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक भी आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टेडीली इम्प्रूविंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये जो इम्प्रूवमेंट रेट है इन कैपिटल फॉर्मेशन वो बहुत ही स्टेडी है ना, उतना नहीं ग्रो कर पा रहा है। ये स्टेडी रेट से ही ग्रो कर रहा है लेकिन स्टेडी रेट से, है ना। द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल पर हेड एंड द प्रेजेंट रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज़ वेरी लो। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो हमारे पास पर हेड कैपिटल जितना अवेलेबल होना चाहिए उतना अवेलेबल है नहीं, और सेकंड प्रॉब्लम है जो भी प्रेजेंट रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, स्टडी है ना। सो लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया इज़ ऑल्सो ड्यू टू वीकनेस ऑफ द इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही वीक होती जा रही है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द लो प्रोपेंसिटी एंड कैपेसिटी टू सेव। हमारे इंडिया में सेविंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। देखो अगर आप जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास सेविंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना पॉपुलेशन है हमारे पास उतना सेविंग नहीं है। कंपैरिजन अदर कंट्रीज़ के साथ करोगे तो है, लेकिन हमारे यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही
कम हम यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं। सो लो लेवल ऑफ सेविंग एंड वीकनेस इन इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देंगे। बट कंसिडरिंग द हेवी पॉपुलेशन प्रेशर एंड नीड फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, द प्रेजेंट रेट ऑफ सेविंग इज inadequate and thus the enhancement of the rate of capital formation is badly needed। इसी वजह से हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा नीडी बन गया है कि हम कैपिटल फॉर्मेशन करें। अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो बेसिक थिंग है कि आप कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाओ, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन्हांसमेंट होगा। देखो इसका एक प्रॉब्लम भी है कि हम एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए भी आप बोल सकते हो कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन वहीं पे खर्च हो जाता है ना। तो हमारे पास उतना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बन पाता जितना कि बनना चाहिए, लेकिन अदर कंट्रीज़ के हिसाब से हम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सी हियर इज़ द सिक्स्थ वन, माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट। माल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब देखो कि इनइक्वालिटी है हमारे पास एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन में। अनइक्वालिटी इन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया। इक्वल ही नहीं है। देखो हमारे पास जो भी वेल्थ एंड एसेट है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर आप सेकेंड पॉइंट को स्टडी करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट सिग्निफाइज दैट द रिसोर्स बेस ऑफ 50% ऑफ हाउस होल्ड इज सो वीक that it can hardly provide them anything above the subsistence level of income। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स है जो कि अपने बेसिक थिंग्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, यानी कि फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, तो ये बेसिक थिंग्स बन गई है, लेकिन इन्हें भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इन सारी चीज़ों को तो कर ही लेते हैं, उसी के साथ जो लग्जरियस स्टफ़ है उनको भी इजीली परचेस कर लेते हैं। तो ये जो तफावत आप देखोगे ये बहुत ही बड़ी है हमारे कंट्री में। देखो 1991 एंड 1992 का डाटा अगर आप चेक करोगे तो 27% ऑफ रूरल पॉपुलेशन ओविंग 2.4% ऑफ टोटल एसेट। जो 27% रूरल पॉपुलेशन थी उनके पास सिर्फ 2.4% ऑफ टोटल एसेट अवेलेबल थी। हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी रूरल एरियाज़ का एसेट था उसके 2.4% 27% लोगों के पास था, और 9.6% जो कि बहुत ही कम लोग हैं उनके पास टोटल 49% ऑफ टोटल एसेट था। मतलब कि कुछ रिच जो लोग थे, रिच हाउस होल्ड्स थे, उनके पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एसेट अवेलेबल था। इन अर्बन एरियाज़ 50.7% 50% लोग जो थे उनके पास सिर्फ 5% के हिसाब से क्या थी, एसेट अवेलेबल थी, और 40.2% जो लोग थे उनके पास 66% थी। देखो मतलब कि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अर्बन एरियाज़ का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आपको दिखाई देगा। माल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 50% लोगों के पास सिर्फ 5.3% एंड 14% लोगों के पास 66% एसेट अवेलेबल है। तो इस हिसाब से तो हमारा पर कैपिटा इनकम भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो ये था हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट। लेट्स सी सेवेंथ वन, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो अभी हमने स्टडी किया था कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, नेशनल इनकम बहुत कम है, तो इस हिसाब से हमारे पास कैपिटल भी बहुत ही कम होगा, और कैपिटल कम होने के कारण हम उतनी एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हमारे पॉपुलेशन को जितनी होनी चाहिए। अ मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू अक्वायर स्किल एज ऑल्सो टू कम्प्रिहेंड सोशल प्रॉब्लम्स, एंड मोस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सफ़र फ्रॉम मास इलिटरेसी। तो अगर आप ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा क्वालिटी वाला बनाना चाहते हैं तो आपके पास उतना एजुकेशन रेट भी तो होना चाहिए, तभी आप उनको क्या बना पाओगे, बेस्ट क्वालिटी वाला ह्यूमन कैपिटल बना पाओगे। लेकिन इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है तो कैपिटल भी बहुत ही हमारे पास लो लेवल का आ जाएगा, है ना। So, capital formation include the enhances productivity capacity and the knowledge and training of population. For that, educating people is very important. But in India, we spend 3.3% of GDP. हम इंडिया में 3.3% of GDP 2003 and 4 में खर्च कर चुके हैं on the training and educating the people, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है
है ना, बहुत ही कम है। अगर आप यूएसए को देखोगे तो 5.9% वो खर्च करते हैं टू बिल्ड अप देयर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी, लेकिन हम बहुत ही कम स्पेंड करते हैं। अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से 6% तक ले जाने की बात करी गई है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप पास्ट वाला डाटा देखोगे तो 3.3% तक ही हमने अभी तक अपना एजुकेशन का पार्ट बढ़ा लिया है। सो इस हिसाब से हमारा जो क्वालिटी बन जाता है ह्यूमन कैपिटल का वो बहुत ही कम हो जाता है। सी हियर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमने एजुकेशन की बात की थी। देखो, न्यू टेक्निक्स आर एक्सपेंसिव। जो भी न्यू टेक्निक्स होती है वो हमें बाहर से यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन उसे अक्वायर करने के लिए उतना ही ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी है, उतने ही ज़्यादा स्किल लेबर ज़रूरी है, उतने ही लिटरेसी भी ज़रूरी है। हमारे पास एक तो प्रॉब्लम है लिटरेसी का, उस हिसाब से हमारा जो लेबर होता है वो भी स्किल नहीं होता। सो इन सब बातों को आप देखोगे तो हम टेक्नोलॉजी भी जल्दी अक्वायर नहीं कर पाते। एक तो ला नहीं पाते, अगर ला भी दिए तो हमारे पास उतने अच्छे लेबर भी अवेलेबल नहीं है। In India, vast majority of farmers are too poor. They are not even capable to buy inputs. ये हो गया हमारा शहरी भागों का। लेकिन आप विलेजेस में देखोगे जो फार्मर्स हैं उनके पास उतना कैपिटल अवेलेबल नहीं है, उतना मनी अवेलेबल नहीं है कि वो बाहर वाली टेक्नोलॉजीज़ को अक्वायर कर पाए, है ना। वो अपने साधारण इनपुट्स को भी नहीं परचेस कर पाते, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को कैसे परचेस कर पाएंगे। देखो, हमारे इंडिया में जब ट्रैक्टर्स लाए गए थे फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास जो फार्मर्स थे उनके पास उतना मनी भी नहीं था कि वो ट्रैक्टर्स भी परचेस कर पाए। बहुत सारे उनको लोन देने पड़े, सब्सिडीज देनी पड़ी कि किन फार्मर्स को ट्रैक्टर्स मुफ्त में देने पड़े, तब जाकर कुछ फार्मर्स के पास ये ट्रैक्टर्स अवेलेबल हो पाए थे, जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे ही, है ना। सो ये सब इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अभी भी बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाते। So we are not that much capable to buy such technologies excepting some big enterprises. So जो भी big enterprises है या फिर बहुत ही rich farmers है उनके पास सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है। जो भी big enterprises है उनके पास बाहर की टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेकिन कि जो भी पुअर है उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती। जिनके कि बिजनेस बहुत ही छोटे हैं वो नहीं अक्वायर कर पाते इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इंडियन इकोनॉमी को, तो आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे स्टडी करनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी आवर नेक्स्ट पार्ट।